नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी सोलन से। जैसे कि हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, उसी सीरीज़ में हमारा ये सेकंड वीडियो है। इसी वीडियो में हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट सेकंड है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पार्ट 1 जो है वो देख सकते हो, जो कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज से रिलेटेड, वो भी कैसा? हिमाचल में पंचायती राज। हिमाचल में पंचायती राज लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? देखो, शुरू में जो पंचायती राज था हमारा वो कौन से में आता था? डीपीएसपी में। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसका जो आर्टिकल 40 है वो कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन की एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत जो है वो कहता है। उसके बाद कुछ एक समितियां बनी, उन समितियों ने अलग अलग जो है वो रिकमेंडेशन दी। तो हिमाचल प्रदेश में जो पंचायती राज था वो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था? तो पहला ऑप्शन है हमारा अशोक मेहता कमेटी, बलवंत मेहता कमेटी, गाडगिल कमेटी और संथानम कमेटी। तो वो बना था हमारा किसकी? बलवंत राय मेहता कमेटी। ये हमारी कमेटी कब बनी थी? 1957 में। और इस कमेटी ने क्या बोला था? इस कमेटी ने दिया था कि जो लोकल गवर्नमेंट होगी, वो हमारी जो पंचायती राज होगी वो 3 स्टेजेस पे होंगी, यानी कि 3 टियर होगा। जैसे कि सबसे छोटे लेवल पे होगा हमारा ग्राम पंचायत, फिर होगा हमारा जो पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद, यानी कि ये 3 टायर होंगे। लेकिन आप ये ऑप्शन ए जो है वो देख रहे हो, ये समिति भी हमारी जो अशोक मेहता समिति है ये भी हमारी पंचायती राज से ही रिलेटेड है। ये हमारी कब बनी थी? 1977 में ये समिति बनी थी। लेकिन इस समिति ने क्या बोला था? इस समिति ने कि जो ग्राम पंचायत है उसके 3 लेवल ना बोल के इन्होंने 2 लेवल जो है वो बोले थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 3 लेवल हैं, जैसे कि सबसे छोटा ग्राम पंचायत है, दूसरा पंचायत समिति है और तीसरा जिला परिषद है। तो वो कौन सी समिति ने बोला था? बलवंत मेहता समिति ने बोला था। तो इसी की रिकमेंडेशन पे हिमाचल में पंचायती राज लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु became the first चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इन 1971। जब हिमाचल प्रदेश हमारा फुल स्टेट जो है वो बना था 1971 में, उसी टाइम पे यहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो बनाया गया था। तो पूछ रहा है कि उसके पहले जो चीफ जस्टिस है वो कौन थे? तो ऑप्शन है आपके जस्टिस HR खन्ना, जस्टिस PD देशमुख, जस्टिस हमीदुल्ला बैग या फिर जस्टिस शंकर प्रसाद। तो थे कौन? हमारे जस्टिस हमीदुल्ला बैग। इसका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? हिमाचल प्रदेश पहली बार केंद्र शासित, यानी कि ये देखो यूनियन टेरिटरी जो है वो कब बना था? तो हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन होती है कब? 1948 में। उस टाइम पे ये बनता है हमारा क्या? चीफ कमिश्नरी प्रोविंस जो है वो बनता है। फिर 1951 से लेकर 1956 तक ये क्या रहता है हमारा? पार्ट C स्टेट जो है वो रहता है। और 1956 में ही क्या बनता है हमारा? हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनता है। और 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश क्या? यूनियन टेरिटरी रहता है। और ये 1971 में हिमाचल प्रदेश फुल स्टेट जो है वो बनता है। तो इसमें पूछ रहा है क्या कि यूनियन टेरिटरी जो है वो कब बना? तो 56 का तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ईयर वर द हिली एरियाज ऑफ पंजाब मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में विलय किस वर्ष हुआ था? जैसे हमारा शाह कमीशन बनाया गया था 1966 में, उसी के बाद जो है वो उसी कमीशन ने रिकमेंड किया था कि पंजाब और हरियाणा 2 अलग स्टेट होंगे और पंजाब का जो हिली रीजन है उसको हिमाचल प्रदेश के साथ मर्ज किया जाएगा। तो ये कब हुआ था? 1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया गया था। और हिमाचल प्रदेश में 1966 में ही 10 जो है वो डिस्ट्रिक्ट हो गए थे मर्ज के बाद। दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। 1956 में क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश जो है वो यूनियन टेरिटरी बना था। और 1956 में ही जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन,
वो जो है वो उसकी रिपोर्ट को जो है वो लागू कर दिया था 1956 में। 1952 में 1951-52 में क्या हुए थे, इलेक्शन हुए थे फर्स्ट टाइम इंडिया में। 1971 में क्या हुआ था, 1971 में हिमाचल प्रदेश फुल स्टेट जो है वो बना था। 1971 में ही क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश का अपना हाई कोर्ट जो है वो बनाया गया था। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, 5th क्वेश्चन, आपको इसको एक सीरीज़ में लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश दिए गए हैं, उसको आपको सीक्वेंस में जो है वो लगाना है। पहला ऑप्शन है आपका मेजर जनरल हिम्मत सिंह और भगवान सहाय और लेफ्टिनेंट जनरल के बहादुर सिंह। हिमाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में दिया गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ये तीनों रहे हैं, लेकिन सीक्वेंस में बताओ कि पहले कौन रहे हैं, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह आपको पता ही होगा कि जब हिमाचल प्रदेश 1951 में पार्ट सी स्टेट बनता है तो उसी टाइम पे हमारे राज्य के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं कौन, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और सेकंड पे ही आपके आते हैं भगवान सहाय और थर्ड पे ही आते हैं आपके बहादुर सिंह। तो इसका 1, 2 और 3 जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश के गठन में मंडी, शांगरी और बघाट के शासकों की क्या भूमिका थी। देखो, जब हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो रियासतें थी उनको मर्ज करने का प्रोसीजर जो है वो शुरू किया गया। जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनका बहुत बड़ा रोल है इंडिया में रियासतों को मर्ज करवाने में। तो ये भी कुछ एक रियासतें थी। तो इन रियासतों को जब मर्ज करने की बारी आई, मतलब कि हिमाचल प्रदेश में ऑब्वियसली मंडी, शांगरी, बघाट को हिमाचल प्रदेश में कि मर्ज हो जाओ और हिमाचल प्रदेश जो आपका पार्ट सी स्टेट है या उस टाइम पे जो भी कंडीशन रही होंगी जब फॉर्मेशन हुई थी उसका पार्ट जो है वो बन जाओ। तो इनका क्या स्टैंड था उस टाइम पे, क्या ये सिंहासन परित्याग के लिए तैयार हो गए थे, मतलब कि ये हिमाचल में मर्ज होने के लिए तैयार हो गए थे, या फिर दूसरा ऑप्शन अपनी रियासतों के विलीकरण के लिए इन्होंने कुछ शर्तें रखी थी, या कि हम जैसे मंडी में भी राजा होते थे, बघाट के भी राजा होते थे, क्या उन्होंने कोई कंडीशन रखी थी कि ये कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तभी हम जो है वो हिमाचल प्रदेश में मर्ज होंगे। ये वाला ऑप्शन ये कह रहा है, बी वाला। तो सेकंड वाला है कि वे अपना पूर्ववर्ती रुतबा बनाए रखना चाहते थे, मतलब ये कि राजा महाराजों वाली ही पॉलिसी में वो बिलीव करते थे कि राजा होंगे तो राजा ही होंगे, हिमाचल प्रदेश में मर्ज नहीं होंगे, हम जो है वो हमारी रियासत के राजा ही रहेंगे। उसके बाद ये क्या वो इनका ये स्टैंड था, या फिर उन्होंने कुछ शर्तों के साथ जो है वो मान गए थे। तो क्या ऐसा कुछ नहीं था, वो मान गए थे कि हम जो है वो मर्ज होना चाहते हैं। वो अपना मतलब कुछ भी उन्होंने कंडीशंस या फिर इस तरह का कुछ नहीं रखा था, वो इजीली जो है वो मान गए थे मर्ज होने के लिए हिमाचल प्रदेश में। तो पहला ही आ जाएगा, दे एग्रीड टू, मतलब मर्ज होने के लिए ये तैयार हो गए थे हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1948 में जब हिमाचल प्रदेश बना तो उनमें शामिल होने वाली सबसे छोटी रियासत यानी कि ठकुराई जो है वो कौन थी, क्या रतेश थी, कुठार थी, या दारकोटी थी, या रावणगढ़ थी। तो कौन सी थी हमारी, कुठार थी। ये रावणगढ़ जो है वो ये सिरमौर की जागीर भी रही है रावणगढ़, और ये शिमला की ठकुराई थी। शिमला डिस्ट्रिक्ट जब आप पढ़ते हो और वहाँ पे ठकुराइयाँ पढ़ते तो उसमें रावणगढ़ भी जो है वो एक ठकुराई आती है, जो कि पहले सिरमौर की जागीर हुआ करती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखो, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरीके से जो है वो अमेंड कर सकते हैं। एक है सिंपल मेजॉरिटी से यानी कि साधारण बहुमत, दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि विशेष बहुमत, और थर्ड है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस जो आधे से ज़्यादा जो स्टेट हैं वो जो है वो एग्री कर जाएं। तो अमेंडमेंट, लेकिन लिखा कौन से आर्टिकल में गया है अमेंडमेंट, तो वो लिखा गया है हमारा 368। आर्टिकल 368 रिलेटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को लेकर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हिमाचल प्रदेश का संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब इससे रिलेटेड है। क्या आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 56, ये चारों ही आर्टिकल आपके प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। जैसे कि पहला है, इसका सही आंसर भी आपका ऑप्शन ए ही होगा। जो आर्टिकल 52 है वही कहता है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये
53 क्या है? 53 है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होंगी वो किस में होंगी, मतलब भारत का जो एग्जीक्यूटिव हेड होगा वो कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। ये बोलता है आपका आर्टिकल 53। आर्टिकल 54 इससे रिलेटेड है, ये है आपका कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल सिस्टम होता है उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 56 आपका किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है प्रेसिडेंट की टेन्योर को लेकर कि राष्ट्रपति का कार्यकाल टेन्योर कितना होगा, जो जनरली 5 साल रहता है। तो लेकिन इसके हिसाब से भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये पूछ रहा है, तो ये आर्टिकल 52 में होता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं? मतलब पहला तो ये कि प्रेसिडेंट जो इंडिया है वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो एक बार बन गए हैं, तो वो कितनी भी बार बन सकते हैं। जैसे यूएसए में होता है, यूएसए में प्रेसिडेंट 2 ही बार बन सकते हैं, मतलब कोई एक आदमी वहाँ पर जो है वो 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है यूएसए में। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक आदमी जो प्रेसिडेंट बन चुका है वो कितनी भी बार जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो बन सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार बन सकता है, जितने भी टाइम, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से पर्सन है जिन्होंने 2 बार रिपीट किया है, मतलब इनके अलावा जितने भी चारों ऑप्शन हैं ये जो है वो प्रेसिडेंट रहे हैं लेकिन इन्होंने रिपीट नहीं किया है, एक बार ही बने, लेकिन एक इकलौते हैं जो 2 बार बने। तो वो कौन है? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, या एस राधाकृष्णन है, या एपीजे अब्दुल कलाम है, या नीलम संजीवा रेड्डी हैं? तो वो है हमारे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे, बिहार गांधी इनको बोलते हैं। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक आप याद रख सकते हो, जो कि हिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक है इंडिया डिवाइडेड, बहुत बार पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा बोलती हूँ, इंडिया डिवाइडेड। वो किसकी बुक है? हमारी राजेंद्र प्रसाद जी की बुक है। एस राधाकृष्णन हमारे क्या थे? पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये वही पर्सन है, ये वो पर्सन भी है जब 1954 में भारत रत्न पहली बार जो है वो दिए गए थे, तो 3 लोगों को दिए गए थे। तो उनमें से एक हमारे कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी जो है वो उनमें से एक थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अगेन साइंटिस्ट जो थे हमारे देश के, वो जो है वो हमारे प्रेसिडेंट बने थे। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। चलो इनके बारे में कभी और जो बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है इनके बारे में, इनके काम बहुत ज़्यादा है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में पढ़ना पड़ता है। आगे कभी बात करेंगे। नीलम संजीवा रेड्डी भी जो है वो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन सिर्फ 1 बार रहे हैं। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कह रहा है? इसमें बताना है आपको, स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी रॉन्ग है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1985। तो यस, जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो सिचुएटेड है कहाँ? सोलन डिस्ट्रिक्ट में, नौनी में। वो कब बनी थी? 1985 में जो है वो बनी थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है? करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? चौधरी श्रवण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन शिमला। चौधरी श्रवण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शिमला में स्थित है। तो ये शिमला में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये पालमपुर में है। और ये कब बनी थी हमारी? 1978 में ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर जो है वो बनी थी। नॉर्मली इसको ऐसे भी बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर। उसी का दूसरा नाम है क्या? चौधरी श्रवण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो स्टेटमेंट बोल रहा है कि वो शिमला में है, तो वो शिमला में नहीं है, कहाँ है? पालमपुर में है। और 1978 में वो बनी थी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो शिमला में है वो बनी थी हमारी 1970 में। तो यस, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। वो जो शिमला है हमारा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला जो समर हिल में है, वो बनी थी हमारी कब? 1970 में। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है NIT इज़ लोकेटेड इन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। यस, हिमाचल प्रदेश में NIT जो है वो हमीरपुर में ही सिचुएटेड है। तो इसमें क्या बताना है हमारे को? इसमें बताना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो ये आपका जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर को लेकर है, यही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि ये बोल रहा है कि शिमला में है। तो शिमला में नहीं है, वो है हमारा पालमपुर में। तो ओनली 2 जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं? करेक्ट स्टेटमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी स्टेटमेंट दी गई है आपको और आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट है राजा वीरभद्र सिंह वॉज द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है? इनकरेक्ट है। सबसे पहले बने थे हमारे हिमाचल प्रदेश के CM कौन?
डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, वो लगातार रहे हैं हमारे 4 बार। उनके बाद बने हैं कौन? रामलाल ठाकुर, जो कि 2 बार रहे हैं, लगातार नहीं लेकिन 2 बार रहे हैं। शांता कुमार जी भी हमारे 2 बार रहे हैं। लेकिन वीरभद्र सिंह जी हमारे सेकंड नहीं थे, वो जो थे वो हमारे सेकंड नहीं थे, मतलब सेकंड हमारे रामलाल ठाकुर जी थे। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है? इनकरेक्ट। मैं बता देती हूँ, जो राजा वीरभद्र सिंह जी थे वो हमारे 1983 में पहली बार जो है वो सीएम हमारे बने थे। हिमाचल प्रदेश के सीएम के बारे में देखते हैं कि कौन कौन जो वो कितनी बार बना है। YS परमार पहले थे, 4 बार बने हैं। रामलाल ठाकुर जी जुब्बल कोटखाई से थे, 2 बार बने हैं। उसके बाद हमारे शांता कुमार जी 2 बार बने हैं। प्रेम कुमार धूमल जी 2 बार बने हैं। और आपके हमारे वीरभद्र सिंह जी, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कितनी बार जो है वो हिमाचल प्रदेश के सीएम रहे हैं। सबसे ज़्यादा बार वीरभद्र सिंह जी ही जो है वो रहे हैं। चलते हैं, लेकिन बोल रहा है कि सेकंड थे, तो सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश वो नहीं थे। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शांता कुमार जी 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो करेक्ट है। अभी शायद मैं एक्सप्लेनेशन में बोल चुकी हूँ ये वाला स्टेटमेंट कि शांता कुमार जी 2 बार जो है वो सीएम रहे हैं। अच्छा, आपको मैं इसकी डेट बता देती हूँ कि कब कब रहे हैं। एक बार तो 1977 में रहे हैं और दूसरी बार 1990 में रहे हैं। और दोनों बार जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा है। प्रेसिडेंट रूल लगता है आपका आर्टिकल 356 के तहत, और दोनों बार जो है वो इनकी सरकार गिर गई थी, पूरा टेन्योर नहीं कंप्लीट कर पाए थे, 5 साल। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर एस चक्रवर्ती थे। एस चक्रवर्ती जी हमारे हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं थे, तो ये गलत है स्टेटमेंट। लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हमारे मेजर जनरल हिम्मत सिंह, 1951 में पहली बार वो बने थे। चलते हैं हम हमारे 4th स्टेटमेंट पे। यशवंत सिंह परमार पहली बार मुख्यमंत्री पद के लिए पच्छाद विधानसभा सीट से चुने गए थे, तो करेक्ट है। यशवंत सिंह परमार जी हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से संबंध जो है वो रखते थे। 4 बार जो है वो हिमाचल के सीएम रहे हैं। पहली बार पच्छाद से लड़े थे, दूसरी बार संगड़ाह से, और तीसरी बार रेणुका से, चौथी बार भी रेणुका से। इन 4 जगह से जो है वो चुन के आए थे हमारे विधानसभा में और सीएम बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या बताना है? हमें करेक्ट बताना है। तो पहला तो गलत हो गया, पहला तो ये गलत है, ये सही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ना कि गवर्नर थे लेफ्टिनेंट में, तो ये भी गलत हो गया। और यशवंत सिंह, हाँ ये भी सही हो गया। तो हमारे कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गए? सेकंड और 4th। ये 4th ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन और 4th ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। बाकी जो है वो दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं? रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति से संबंधित है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 63, आर्टिकल 76, आर्टिकल 80। देखो, अभी हम आर्टिकल 52 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि इंडिया के लिए एक प्रेसिडेंट होगा, ये करता है हमारे प्रेसिडेंट की बात, और पूछ रहा है वाइस प्रेसिडेंट की। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्टिकल 63 जो है वो रिलेटेड है वाइस प्रेसिडेंट से। आर्टिकल 76 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, उससे रिलेटेड होता है आर्टिकल हमारा 76। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 63। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन करता है? अगर प्रेसिडेंट ना हो तो कौन उसके कार्य करेगा? जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, या लोकसभा के स्पीकर? तो वो कौन करते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना मतलब नहीं हो तो कौन करता है? CGI, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो कौन? सीनियर मोस्ट जज करते हैं, कौन? सुप्रीम कोर्ट के। तो ध्यान रखना, दोबारा एक बार बता देती हूँ कि अगर प्रेसिडेंट ना हो तो कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा उनके। वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो कौन करेगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो करेंगे। लेकिन इसके हिसाब से वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी ऑप्शन में है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है? पहला है बाय इम्पीचमेंट लाइक प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की तरह महाभियोग द्वारा नहीं, राष्ट्रपति की द्वारा महाभियोग चलाकर नहीं। जैसे प्रेसिडेंट को अगर हटाना हो तो इम्पीचमेंट जो है वो एक प्रोसेस है, इम्पीचमेंट, उसके थ्रू जो है वो हटाया जा सकता है। चलो मैं बता देती हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट को बता रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन वाइस प्रेसिडेंट का है, लेकिन प्रेसिडेंट से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट था, तो मैं बता देती हूँ कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए
राज्यसभा या लोकसभा में जो है वो इम्पीचमेंट को लेकर एक बिल जो है वो लेकर आया जाता है कि राज्यसभा में ले आओ या लोकसभा में ले आओ इनको हटाने को, मतलब प्रेसिडेंट को हटाने से रिलेटेड कोई भी बिल जो है वो लेकर आओ, तो वहाँ के 1/4 सदस्य, जिस भी हाउस में लेके आ रहे हो उसके 1/4 सदस्य एग्री करने चाहिए, उन्होंने साइन करना चाहिए उस पर कि यस हम सहमत हैं कि प्रेसिडेंट को हम हटाना चाहते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर जो है वो बिल इंट्रोड्यूस होता है और स्पेशल मेजॉरिटी से आपको, यानी कि 2/3 बहुमत से आपको दोनों हाउसेज में उसको पास करना होता है, तभी हमारे प्रेसिडेंट हट सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए होता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं होता। तो पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। दूसरा है कि बाय सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट हटा सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को? तो नहीं, ये तो नहीं हटा सकते। सेकेंड है बाय रेजिग्नेशन ओनली, इस्तीफे के द्वारा। इस्तीफे के द्वारा तो उनकी मर्जी है ना, अगर वो रिज़ाइन करेंगे तो, लेकिन यहाँ हटाने की बात हो रही है तो रिज़ाइन तो नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन ही बच गया हमारे पास, बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाय मेजॉरिटी एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा। तो यस, राज्यसभा में बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमति से प्रस्ताव द्वारा। यस, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा कि राज्यसभा में जो है वो इनको हटाने से रिलेटेड बिल लाएगा, राज्यसभा उसको मेजॉरिटी से पास करेगी और लोकसभा उस मतलब बिल के लिए एग्री करेगी, तो जो है वो प्रस्ताव जो है वो पारित हो जाएगा और वाइस प्रेसिडेंट को हटना पड़ेगा। सेकंड मतलब इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन इंडिया के 15वें उपराष्ट्रपति बने? अभी अभी जो है वो इनका इलेक्शन हुआ है, इनके इलेक्शन हुए हैं, अभी ये चुनकर आए हैं। तो कौन आए हैं हमारे अभी 15वें वाइस प्रेसिडेंट? कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ जी? तो नहीं, जगदीप धनखड़ जी ने तो रिज़ाइन किया था, उसी के बाद तो इलेक्शन हुए थे। सीपी राधाकृष्णन, तो यस, सीपी राधाकृष्णन ही हमारे क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं। और अभी इनका आर्टिकल भी हम देख चुके हैं, आर्टिकल 63 से 3 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है, अपना रिज़ाइन प्रेसिडेंट को देते हैं। तो सीपी राधाकृष्णन इसका सही आंसर जो है वो। वेंकैया नायडू जी, ये भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, जगदीप धनखड़ जी से पहले ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। कौन? वेंकैया नायडू जी। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी पावर प्रेसिडेंट के पास है नहीं? तो वीटो पावर, तो यस, वीटो तो है। वीटो तो हमारे प्रेसिडेंट के पास 3 प्रकार की वीटो पावर है, सस्पेंशन वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो। तो वीटो पावर तो है। डिसॉल्विंग लोकसभा, लोकसभा को भंग करना, तो यस, लोकसभा को वो भंग कर सकते हैं जब प्रधानमंत्री उनको एडवाइस करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे जो हमारी लोअर हाउस है, लोकसभा है, उसको डिसॉल्व किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो है पावर। जुडिशियल रिव्यू, नहीं, जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमारे जुडिशरी के पास पावर है, ना कि प्रेसिडेंट के पास। तो ये जुडिशियल रिव्यू आपका आर्टिकल 13 में आता है, लेकिन ये पावर जुडिशियरी के पास है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है। पार्डनिंग पावर, क्षमादान की शक्ति, तो यस, आर्टिकल 72 में गिवन है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर, तो ये तो है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू की पावर प्रेसिडेंट को नहीं है। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी जो है वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? जब हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करता है, ये बोल रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन करते हैं? तो नहीं, इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन करवाते हैं। अगर डिस्प्यूट हो गया तो डिस्प्यूट में थोड़ी ना ये कुछ करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन तो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो करता है कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है तो पार्लियामेंट नहीं करती, वाइस प्रेसिडेंट नहीं करते। कौन करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो करता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? आपको बताने हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से रॉन्ग कौन सी स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने। पहला स्टेटमेंट है, शिमला जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं। तो विधानसभा की सीटें शिमला में 8 हैं, 10 नहीं है। स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। सबसे ज़्यादा 15 है आपकी कहाँ पर? कांगड़ा में। मंडी में है आपकी 10, कुल्लू में आती है आपकी 4, बिलासपुर में आती हैं 4, सोलन में आती हैं 5, सिरमौर में आती हैं 5, लाहौल स्पीति में आती है 1, किन्नौर में आती है 1, इसके अलावा चंबा में आती है 5, हमीरपुर में आती है 5, बाकी में 5 लगा लेना। बिलासपुर में 4 है और कुल्लू में 4 है, बाकी में 5 है। और लाहौल स्पीति और किन्नौर में तो आपको मैंने बताई दी कि 1-1 जो है वो है।
तो आपका ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि शिमला में विधानसभा की 10 सीटें हैं, 10 मंडी में हैं, शिमला में 8 हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है शिकारी देवी मंदिर कांगड़ा में है। शिकारी देवी मंदिर भी है और शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। शिकारी देवी पड़ता है हमारा कहाँ, मंडी में, ये कांगड़ा में नहीं है, तो स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। शिकारी देवी अभी थोड़े टाइम पहले न्यूज़ में भी था, शिकारी देवी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो हमारी कैसी मतलब न्यूज़ में थी, उसके आसपास का जो इलाका है उसको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित किया है शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आसपास के एरिया को अभी थोड़े टाइम पहले। शिकारी देवी मंदिर के बारे में एक फैक्ट ये है कि ये एक ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर छत नहीं है, और जब यहाँ पर बर्फ़बारी पड़ती है तो जो यहाँ पर मेन मूर्ति है देवी की, उस मूर्ति के ऊपर जो है बर्फ़ नहीं टिकती। इससे मतलब इनके बारे में ऐसा जो है वो कहा जाता है, और ये सच भी कहीं ना कहीं जो है वो है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि कांगड़ा में है, तो ये कांगड़ा में नहीं है, हमारा मंडी में है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, क्या कहता है, कुल्लू का आदि ब्रह्मा मंदिर पैगोडा शैली में बना है। तो यस, कुल्लू का आदि ब्रह्मा जो टेम्पल है वो हमारा पैगोडा शैली में ही बना हुआ है। पैगोडा शैली में कुल्लू में एक और मंदिर है, हिडिंबा देवी मंदिर, वो भी पैगोडा शैली में है, और आदि ब्रह्मा मंदिर भी हमारा पैगोडा शैली में है। ये कहाँ पर है, कुल्लू में खोखन एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है कुल्लू में, और एक जगह भी है जहाँ पे हमारा क्या है, आदि ब्रह्मा मंदिर जो है वो है। ये कहाँ पे, खोखन में पड़ता है, खोखन इन कुल्लू। चलते हैं हम हमारे फोर्थ स्टेटमेंट पे। ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। द मणि महेश यात्रा स्टार्ट्स इन अप्रैल इन किन्नौर। तो मणि महेश यात्रा पहली बात तो किन्नौर में होती ही नहीं है, ये हमारी चंबा में होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट जो है वो हो जाएगा। तो इसका कौन सा हमने इनकरेक्ट ही बताना है इसमें। पहला भी हमारा शिमला वाला गलत है कि 10 सीटें थी, 8 सीटें, पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, और फोर्थ भी गलत हो गया। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2 और 4 जो है वो इनकरेक्ट है। एक करेक्ट है इसमें आपका कि आदि ब्रह्मा मंदिर पैगोडा शैली में बना है और ये कुल्लू में है। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि लाहौल एंड स्पीति जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन के बेस पे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो गलत स्टेटमेंट है। पॉपुलेशन तो लाहौल स्पीति की जो है वो 31,000 के आसपास है, 31,500 कुछ है। तो पॉपुलेशन तो इतनी कम है, तो पॉपुलेशन के आधार पर ये नहीं है। पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कांगड़ा। 15,10,000 के आसपास पॉपुलेशन है हमारी, कहाँ की, मतलब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि 15,10,000 के आसपास है हमारी, कहाँ की, कांगड़ा की पॉपुलेशन। तो कांगड़ा पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ना कि कौन, लाहौल एंड स्पीति। लाहौल स्पीति हमारा एरिया वाइज सबसे बड़ा पड़ता है, पॉपुलेशन वाइज नहीं पड़ता है। लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित यानी कि रिजर्व है, नहीं, शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं, एससी के लिए नहीं रिजर्व है, एसटी के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट, तो ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। पहला भी रॉन्ग है, दूसरा भी रॉन्ग है। थर्ड है लाहौल स्पीति में विधानसभा की 2 सीटें हैं, नहीं, अभी मैं इससे प्रीवियस वाले में आपको बता चुकी हूँ कि लाहौल एंड स्पीति में विधानसभा की सिर्फ 1 सीट है, और वो 1 सीट भी एसटी के लिए रिजर्व है, एससी के लिए नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या है, ताबो मठ लाहौल घाटी में स्थित है। ताबो मठ जिसे हिमाचल प्रदेश का अजंता भी बोलते हैं, ये ताबो मठ लाहौल घाटी में नहीं है, ये हमारा स्पीति में पड़ता है, स्पीति वैली में पड़ता है, स्पीति घाटी में है, लाहौल घाटी में नहीं है। तो ये हमारा भी ये हमारा स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमारा इनमें कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑल फोर जो स्टेटमेंट है वो हमारे कैसे हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हैं। तो आज के लिए आपके ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। अगर आपको इसका PDF लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं आपसे, मतलब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।